नमस्कार साथियों। नॉर्मल पोस्टमार्टम वाले टाइम ड्यूरेशन को अपन डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, जहां पर मेजर आपके साथ डिस्कस किया गया होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस को। फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे तो नहीं थे, पर 3 इंपॉर्टेंट एरिया में होने वाले चेंजेस को आपको बताया गया। नाम थे यूटेराइन चेंजेस, वजाइनल चेंजेस और लैक्टेशन रिलेटेड वाले चेंजेस। आज के लेक्चर में भी अपन नॉर्मल पोस्टमार्टम वाले पोर्शन को ही कंटिन्यूएशन में रखेंगे और जिस हेडिंग को लेकर के डिस्कशन स्टार्ट होगा, सामने बोर्ड पे अवेलेबल पोस्ट नेटल केयर फॉर न्यू मॉम्स, या सिंपल सी बात करें, जहां प्रेगनेंसी वाले कंप्लीट 9 मंथ की ड्यूरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एएनसी एंटी नेटल केयर इंक्लूड होता है, जो डिस्कस किया था आपके साथ, रोल बताया था कम्युनिटी का उसके अंदर। इसी प्रकार एएनसी की तरह ही हमारे पास शब्द आता है पीएनसी, पोस्ट नेटल केयर। उस पोस्ट नेटल केयर में भी वापस से कंट्रीब्यूशन किया जाएगा दोनों सब्जेक्ट के द्वारा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और ओबीजी। यहां अपन डिस्कस करेंगे वो केयर जो हॉस्पिटलाइज्ड मदर को दी जाती है। कम्युनिटी में आपको बताया जाएगा जो रूरल लेवल पे दी जाती है, डाइटरी एडवाइजेस, इम्यूनाइजेशन एडवाइजेस, कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइजेस, और यहां बताया जाएगा एक हॉस्पिटलाइज्ड मदर जो है पोस्टमार्टम पीरियड की ड्यूरेशन में, वहां ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किन सेगमेंट पे अटेंशन दिया जाता है। तो आइए बात करना शुरू करते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इन सभी मदर्स को केयर देना शुरू करते हैं। सामने बोर्ड पे हेडिंग पोस्ट नेटल केयर। इस कैटेगरी में सबसे पहले जिस पॉइंट पे केयर देनी है, सामने बोर्ड पे 2 नाम अवेलेबल हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनका कैलकुलेशन है, रेस्ट और एम्बुलेशन। जैसा वादा कर चुके हैं, आपको ये केयर देनी है हॉस्पिटलाइज्ड मदर को। रेस्ट और एम्बुलेशन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन और इंपॉर्टेंस ही आप मदर को एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेनेशन में जो लाइंस आएंगी आप देखेंगे उन लाइंस से कैसे अपन मॉसबी के टिपिकल लैंग्वेज को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आते हैं नंबर 1 रेस्ट पे। तो पोस्टमार्टम में मदर को इंस्ट्रक्शन रेस्ट का देना है विथ रेशनल। रेस्ट के लिए रिकमेंड इसलिए किया जाता है क्योंकि प्लासेंटा सेपरेशन के बाद में जो पोस्टमार्टम शुरू हुआ है, वहां यूटेराइन कैविटी में वुंड बना है, घाव बना है, और उसी जगह से कल अपन ने जो देखा ब्लड लॉस हो रहा है रुब्रा में, वाटर लॉस हो रहा है एल्बा में, सीरम लॉस हो रहा है सिरोसा में। तो यदि शरीर में घाव बना है तो उसे प्रॉपर टाइम चाहिए हीलिंग के लिए, वुंड हीलिंग के लिए। वुंड हीलिंग नेचुरल वे में अपने आप हो जाएगी, शर्त आपसे एक रखी जाएगी कि आप रेस्ट करें, किसी प्रकार की एक्टिविटी ना करें, जोर जबरदस्ती ना करें जो आपके घाव को भरने में प्रॉब्लम पैदा कर दे। तो रेस्ट क्यों एडवाइस किया जाता है? वुंड हीलिंग प्रमोशन के लिए। बात नंबर 2, यदि ये केयर नहीं दी, यदि ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, यदि ये मदर ने फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा? एडवर्स इफेक्ट। जो वुंड हील होना चाहिए था, हिंदी में बोलते हैं घाव भरेगा नहीं तो घाव पकेगा। घाव भरेगा नहीं तो घाव पकेगा। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? घाव पकना, एंडोमेट्राइटिस, क्योंकि यूट्रस के सबसे इनर मोस्ट पार्ट पे डैमेज पहुंचा है, जहां एंडोमेट्रियम बनने वाली थी। तो एंडोमेट्राइटिस का रिस्क हो सकता है, यह समझाते हुए उन्हें रेस्ट एडवाइस करना है। तो लाइन है, रेस्ट इज रिकमेंडेड टू प्रमोट वुंड हीलिंग, टू प्रिवेंट एंडोमेट्राइटिस। लैंग्वेज सामने बोर्ड पर। रेस्ट क्यों प्रमोट करना है? वुंड हीलिंग प्रमोशन, और ऐसा करने से किसे बचा पाएंगे? एंडोमेट्राइटिस प्रिवेंशन। तो 2 गोल सामने आ गए, प्रमोशन एंड प्रिवेंशन। चलिए बात करते हैं इस पे एम्बुलेशन पे।
ऊपर वाली लाइन को यदि मदर फॉलो करने में आ गई तो ऐसा ना हो जाए कि मदर को सिर्फ यही याद रह जाए कि मुझे स्ट्रिक्ट रेस्ट ही रेस्ट करना है, बिल्कुल ही आराम करना है। नहीं, थोड़ा बहुत वहां पर एम्बुलेशन का भी अपना रोल होता है। एम्बुलेशन चलना फिरना वैसे तो नॉर्मली एक प्रोटोकॉल है, चाहे कोई सी भी डिलीवरी हुई हो, नॉर्मल, एपिसियोटॉमी, सिजेरियन, कोई भी डिलीवरी हुई हो तो वहां पे मदर को 24 घंटे के बाद एम्बुलेशन का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। 24 घंटे तक तो रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको चलना फिरना है। वो क्यों, तो सुने। सुपाइन पोजीशन में, लाइंग डाउन पोजीशन में, यूटेराइन कैविटी में वुंड वाले एरिया से जो डिस्चार्ज निकल रहे थे वो अंदर कैविटी में ही कलेक्टेड थे। कोई ग्रेविटी प्रेशर नहीं था, मदर सुपाइन लेटी हुई थी तो वो वहीं कलेक्टेड थे। वो गंदगी, वो ड्रेनेज, वो वेस्ट वो अंदर कलेक्टेड था। यदि आप खड़े बिस्तर से नहीं होंगे, यदि चलेंगे नहीं, तो ग्रेविटी का प्रेशर नहीं होने से वो अंदर पड़े रहेंगे। तो जब हम चलते हैं तो सारा मटेरियल ग्रेविटी से लोअर एरिया में आता है, प्रेशर की सेंसेशन होती है, और जब भी यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो साथ में ये डिस्चार्ज भी रिलीज होते हैं, जिन्हें रिलीज करना बहुत जरूरी है। गंदगी को, ड्रेनेज को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी में रखने से और वर्स कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो उनके ड्रेनेज के बाहर निकलने के लिए एम्बुलेशन जरूरी है। सेकंड थिंग, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सर्कुलेटरी प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। तो एम्बुलेशन भी लॉजिकली दिया गया। यदि आप एम्बुलेशन करेंगे तो क्या होगा, आप प्रमोट कर पाएंगे, किसे प्रमोट कर पाएंगे, ड्रेनेज को, और ऐसा करेंगे तो आप बच भी पाएंगे किस चीज से, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स से। सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स जो लंबे समय तक लेटे रहने से हो जाती है। बात करें वहां पर जो वीनस रिटर्न है प्रॉपर नहीं आ पाता है, कई बार लंबे समय तक लेटे रहने से होमान साइन पॉजिटिव आ जाता है, ऐसी बातें। तो दो बेसिक एडवाइस सामने बोर्ड पर मेंशन है, रेस्ट एंड एम्बुलेशन। यहां पर एक लॉजिकल एमसीक्यू बताता हूं मैं आपको, जो मॉस्बी गाइड में दिया गया है, बड़े ध्यान से सुनना। मीनिंग यह है उसका कि अमूमन यह होता है कि जैसे डिलीवरी हुई, शुरुआत के 24 घंटे इमीडिएट पोस्टमार्टम में बहुत सारा ड्रेन रिलीज होता है, पर क्योंकि मदर शुरुआत के 24 घंटे आराम करती है, यूरिनेशन के लिए नहीं जाती है, तो वो ड्रेन कैविटी में कलेक्टेड रहता है। ड्रेन का मतलब है वेस्ट ब्लड, स्टोर ब्लड, डार्क ब्लड, क्लॉटेड ब्लड। और जैसे ही अगली सुबह जब हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिया था बिस्तर से खड़े होकर के टॉयलेट तक यूरिनेशन के लिए जाके आने का, तो जब वो यूरिनेशन के लिए जाती है तो वेजाइना से वो सारा पिछले 24 घंटे का कलेक्टेड ड्रेन भी टॉयलेट में रिलीज होता है, और ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे जो क्वेश्चन दिया गया उसकी लैंग्वेज ये थी कि आफ्टर फर्स्ट डे पोस्टमार्टम ए मदर वेंट फॉर हर टॉयलेटिंग नीड्स एंड रिपोर्ट द नर्स अबाउट एक्सेसिव पुलिंग ऑफ क्लॉटेड ब्लड थ्रू वेजाइना। कहने का मतलब मां ये कंप्लेंट कर रही है कि 24 घंटे बिस्तर पे आराम करने के बाद आज सुबह जब मैं टॉयलेट के लिए गई थी तो वहां पर बहुत सारा क्लॉटेड ब्लड पर वेजाइनल मैंने रिलीज किया। विच एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन शुड बी डन बाय नर्स। अब नर्स क्या कार्य करेगी, नंबर 1 डॉक्यूमेंट इट एज ए नॉर्मल फाइंडिंग, नंबर 2 इमीडिएट रिपोर्ट टू द फिजिशियन, नंबर 3 इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नंबर 4 कलेक्ट सैंपल फॉर ट्रांसफ्यूजन मैचिंग। तो बड़ा सिंपल आंसर है, ये सब जो हुआ एक नॉर्मल फाइंडिंग के तहत हुआ, तो बवाल ना बनाए, सामान्य बात है, डॉक्यूमेंट एज ए नॉर्मल फाइंडिंग। तो ये दो स्ट्रॉन्ग एविडेंस वाले सवाल बनते भी हैं। क्यों प्रमोट करना है, क्या प्रिवेंट हो जाएगा, क्यों प्रमोट करना है, क्या प्रिवेंट हो जाएगा, ये चार जो आपके बाद बोर्ड पे लिख दिए गए, एक प्रमोशन, एक प्रिवेंशन, सेम एज प्रमोशन, सेम एज प्रिवेंशन। अब बढ़ते हैं आगे। केयर एस्पेक्ट में नेक्स्ट जो इंक्लूड करे गए हैं 3 नाम सामने बोर्ड पे, बावल, ब्लैडर
ब्रेस्ट। इनके रिगार्डिंग केयर आपको बतानी है हॉस्पिटलाइज मदर की। तो नंबर 1 बावल मतलब जीआईटी। तो जीआईटी का मतलब है मदर को शुरुआत के 24 घंटे के बाद कुछ खाना पीना अलाउ करना। शुरुआत के 24 घंटे उसे आईवी लाइन पे रखते हैं, पर बाद में पीने के लिए ओरल लिक्विड और खाने के लिए सेमी सॉलिड डाइट दी जाती है। एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है अपने मेडिकल साइंस में कि किसी भी पोस्ट प्रोसीजर या पोस्ट रिकवरी फेज में पीने को तब तक नहीं दिया जाता जब तक गैग रिफ्लेक्स ना आ जाए, और खाने को तब तक नहीं दिया जाता जब तक पेट में गुड़गुड़ बावल साउंड ना आ जाए। बावल साउंड आए तभी खाने को दें, गैग रिफ्लेक्स आए तभी पीने को दें। तो हमारी भी इस पोस्टमार्टम पीरियड में रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जाकर मदर में चेक करें गैग रिफ्लेक्स और बावल साउंड, और यदि वो है तो उन्हें फूड अलाउ करें, और नहीं है तो डॉक्टर को रिपोर्ट करें। तो बावल केयर के अंदर क्या सुन के आएंगे आप जीआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से? 2 चीजें आपको कंफर्म करना है, गैग रिफ्लेक्स, और कंफर्म करने हैं बावल साउंड। गैग रिफ्लेक्स कंफर्म होगा तो क्या देना शुरू करोगे? लिक्विड। और बावल साउंड शुरू होगा तो क्या देना शुरू करेंगे अपन? सॉफ्ट डाइट। इसी प्रकार बात करते हैं ब्लैडर की। ये एक रूटीन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले इंटरवेंशन है। आफ्टर 24 आवर ऑफ पोस्ट प्रोसीजर, पोस्ट रिकवरी, पोस्ट डिलीवरी, नेक्स्ट डे जब भी आपका कंसल्टेंट, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट राउंड पे आते हैं, वो पूछते हैं यूरिन पास किया या नहीं, गैस पास करी या नहीं, कुछ पिया या नहीं, कुछ खाया या नहीं। तो सेम बात ब्लैडर में आ गई। तो ब्लैडर में मदर से आस्क फॉर यूरिनेशन पूछेंगे, क्या आपने यूरिन पास किया? नहीं किया तो ब्लैडर डिस्टेंशन चेक करेंगे, पास करना जरूरी होता है। और नहीं कर पा रहे तो बड़ा सिंपल कैथेटराइजेशन द्वारा उसके इस नीड को कंप्लीट किया जाएगा। तो ब्लैडर में फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वहां पे आप कैथेटराइजेशन भी यूज करेंगे। तो लिखे यहां पर ब्लैडर में क्या करेंगे आप? पूछेंगे आस्क फॉर यूरिनेशन, और कंप्लीट नहीं है तो यू कैन कैथेटराइज द मदर। अब आते हैं नेक्स्ट वन, जो केयर है ब्रेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है, और यहां जो केयर देनी है वो लैक्टेशन के रिगार्डिंग इंटरवेंशन देना है। ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बनता है, पहले मेंशन कर देता हूं क्योंकि एमसीक्यू वाली बात शुरू हो गई है। तो ब्रेस्ट के अंदर केयर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एमसीक्यू निकल के आ रहा है, और वो क्या निकल के आ रहा है अटेंशन से सुनेंगे। मदर को इंस्ट्रक्ट करना है फंडामेंटल की 2 एप्लीकेशन के बारे में, वार्म एप्लीकेशन, आइस एप्लीकेशन। सिंपल बोले, हॉट एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट की जगह वार्म यूज ले लिया, कोल्ड की जगह आइस यूज ले ली। 2 कंडीशन है ड्यूरिंग द फीडिंग, जब मां बच्चे को दूध पिला रही है, ड्यूरिंग द फीडिंग। दूसरा बिटवीन द फीडिंग, एक फीडिंग पिला दी, दूसरी का टाइम आया नहीं, उसके बीच का समय। एग्जाम्पल, एक मदर 12 बजे बेबी को फीड करना स्टार्ट करती है, 12:20 तक बच्चा फीड करता है, डकार मार के सो जाता है। नेक्स्ट मदर 3 बजे फीड करवाएगी, ऐसा लगभग है बच्चा स्लीपिंग मोड में है। तो 12 से 12:20 का समय क्या कहलाएगा? ड्यूरिंग द फीडिंग, और 12:20 से 3 बजे तक का समय बिटवीन द फीडिंग। तो पर्पज यह है जब बच्चा फीड करे तो टारगेट रहता है मैक्सिमम मिल्क मैमरी ग्लैंड से, ब्रेस्ट से रिलीज होकर बच्चे तक पहुंचे, ताकि ब्रेस्ट में भराव, एंगॉर्जमेंट की प्रॉब्लम ना हो। और जब 12:20 से 3 तक बच्चा फीड नहीं कर रहा और फिर भी वहां पे लगातार मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो वहीं रहे, बाहर रिलीज ना हो जाए, जमे। उस दौरान करनी होती है हमें आइस या कोल्ड एप्लीकेशन। बहाव प्रमोट करने के लिए हॉट वार्म एप्लीकेशन,
बहाव प्रमोट करने के लिए हॉट वार्म एप्लीकेशन, और जब फीड नहीं कर रहा उसे वहीं रोकने के लिए कोल्ड आइस एप्लीकेशन। ये दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मदर को प्रोवाइड करने हैं रिगार्डिंग फीडिंग। सामने बोर्ड पे लिखता हूं कि एक आपने बोला हॉट या वार्म एप्लीकेशन, एक आप बोलेंगे कोल्ड या आइस एप्लीकेशन। दोनों को देने का पर्पस है, टाइमिंग है। हॉट कब? जब बच्चा पी रहा है मतलब ड्यूरिंग द फीडिंग। नेक्स्ट वन, जब बीच में गैप लगा हुआ है, और गैप लगा हुआ है तो आंसर देंगे बिटवीन द फीडिंग। यहां फीडिंग की बात चल रही है तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता देता हूं, हो सकता है आपको जानकारी हो उसके बारे में। रिलेटेड था अपने कल के लेक्चर में लैक्टेशन वाले पॉइंट से, और वो ये कि लैक्टेशन में कल आपने जितने भी स्टेप्स पढ़ी, जितने भी हार्मोन्स पढ़े, जितने भी लाइनें पढ़ी, उनमें एक लाइन और ऐड करूंगा मैं कि यहां पे जो बच्चे की सकिंग होती है, पीडियाट्रिक का सकिंग रिफ्लेक्स, वो लैक्टेशन का मेजर स्टिमुलेंट होता है। ये लाइन यूं की यूं उठ के आती है। पीडियाट्रिक में आपको उसकी डिटेल दी जाएगी कि सकिंग जब बच्चा करता है निप्पल्स को, तो वहां से निप्पल स्टिमुलेशन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो लेट डाउन रिफ्लेक्स कहलाता है। ये एक फिजियोलॉजी है। अब पूरी फिजियोलॉजी ना पूछ करके वन लाइनर क्वेश्चन पूछे कि लैक्टेशन को स्टिमुलेट करने वाला मेजर फैक्टर कौन है, तो आंसर देना होता है न्यूबॉर्न सकिंग। लाइन है, न्यूबॉर्न सकिंग वर्क एज स्टिमुलेंट ऑफ लैक्टेशन। लिख देते हैं अपन ब्रेस्ट के रिगार्डिंग ही कि अपने पास जो न्यूबॉर्न की सकिंग है वो एक बहुत ही मेजर स्टिमुलेंट है। ये भी आप बात चाहें तो मदर को समझा सकते हैं कि जब भी कभी आपको प्रॉब्लम हो कि ब्रेस्ट में भराव सा हो रहा है, भारी भारीपन फील हो रहा है, टाइट सा फील हो रहा है, तो वहां पे बच्चे को फीड कराएं। जितना फीड कराएंगे, जितना ब्रेस्ट एम्प्टी करेंगे, आप उतना कंफर्टेबल रहेंगे। तो ये 3 पॉइंट केयर में बावल, ब्लैडर, ब्रेस्ट के रिगार्डिंग। अगली बात करें तो नेक्स्ट वन केयर अपने पास किसको केयर देनी है? एक टर्म है अपने पास में निप्पल कंफ्यूजन। इसे पढ़ें, उसके बाद इसके रिगार्डिंग मदर को गाइड करें। निप्पल कंफ्यूजन एक शब्द है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यह बहुत ही बड़ा शब्द है। कंफ्यूजन, इसे डाउट बोलते हैं। मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, सर इसमें डाउट है, तो डाउट क्या है? कंफ्यूजन। अब यहां कंफ्यूजन किसको हो रहा है और किसमें हो रहा है वो बात है। यहां कंफ्यूजन और डाउट हो रहा है बच्चे को, न्यूबॉर्न को, और किस में डाउट हो रहा है? निप्पल में। क्या कहानी थी, बड़े ध्यान से सुनना। इनिशियल पोस्टमार्टम के शुरुआती दिनों में किसी भी प्रॉब्लम के चलते मदर बच्चे को फीड नहीं करा पाई। या तो ब्रेस्ट में प्रॉब्लम थी, निप्पल में प्रॉब्लम थी, एंगोर्स थे, कटे हुए थे, फिशर थे, इन्वर्टेड थे, या बच्चे में कोई प्रॉब्लम रही हो। शुरुआत में 3-4 दिन मां बच्चे को फीड नहीं करा पाई, तो बच्चे की डिमांड पूरी करने के लिए उसे बोतल फीडिंग पे रखा गया। पैदा होते बोतल दे दी बच्चे को, दूध की बोतल फीडिंग पे रखा गया। अब ये बोतल एक ऐसी चीज है संसार में कि अच्छे से देखने के बाद में लुढ़क जाते हैं। ऐसा कुछ यहां पर हुआ। बच्चे ने शुरुआत के 3-4 दिन बोतल से फीड किया। जो प्रॉब्लम मदर को थी, उस प्रॉब्लम को 3-4 दिन में सॉल्व कर दिया गया। और फिर जब 5वें-6ठे दिन मदर बेबी को फीड करवाने जा रही है, तो बेबी मदर के ब्रेस्ट निप्पल को सक नहीं कर रहा। उस नालायक औलाद को आदत पड़ गई पिछले 4 दिन से बोतल की। तो इस प्रकार की चीज कहलाती है कंफ्यूजन, कि बच्चे को डायवर्जन हो गया बोतल फीडिंग की तरफ। वो अटेंशन नहीं ले पा रहा नेचुरल मैटरनल ब्रेस्ट निप्पल फीडिंग की तरफ। यह चीज कहलाती है निप्पल कंफ्यूजन। लैंग्वेज आएगी, इट इज डाइवर्जन ऑफ न्यूबॉर्न टुवर्ड बॉटल फीडिंग। ऐसी बात हो तो मदर को गाइड करें
कि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स है उन्हें पहले डायग्नोस करें, ताकि पोस्टमार्टम शुरू होते ही बच्चा आपका ही मिल्क पिए, किसी और बोतल फीडिंग पे डाइवर्ट ना हो जाए। लैंग्वेज लिखता हूं सामने, निप्पल कंफ्यूजन, क्या कंडीशन? कंडीशन है इट इज डाइवर्जन ऑफ न्यूबॉर्न एट बोतल फीडिंग। नेक्स्ट वन, बात करें यहां पे एक सेगमेंट है अदर्स का, और ये वो अदर्स वाला सेगमेंट वो है जहां पे ज्यादा रोल एक्सप्लेन होता है अपने पास कम्युनिटी का। इन द सेंस आपको वहां पे जो बताई जाती है बेसिक एडवाइस, जिनमें शामिल है डाइट्री, कॉन्ट्रासेप्टिव और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वाली जितनी भी इंस्ट्रक्शन एडवाइस दी जाती है कि मदर को वैक्सीनेशन लगने होते हैं या न्यूबॉर्न के जितने भी वैक्सीन होते हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, वो सब आपको यहां पे एक्सप्लेन करने हैं मदर को। डाइटरी एडवाइस, कैलोरी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट, कैल्शियम रिक्वायरमेंट जितनी बतानी होती है वो सब यहां पे। कॉन्ट्रासेप्शन जो मैंने बताया, रूल ऑफ 3, आफ्टर 3 वीक, आफ्टर 3 मंथ, वो सब यहां पे इंक्लूड होते हैं। तो अदर्स वाले सेगमेंट में जो 3 एरिया हैं उनके नाम हैं, आप मदर को देंगे डाइटरी एडवाइस, डाइटरी के अलावा न्यूबॉर्न के रिगार्डिंग कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे शेड्यूल, और वहां पे लैक्टेटिंग नॉन लैक्टेटिंग के हिसाब से प्रोवाइड कराएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस, और कुछ बेसिक बात चलती है एक्सरसाइज के बारे में। अब इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग एक एमसीक्यू है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। वो क्या है? नंबर 1, पहली बात तो ये, नॉर्मल बर्थ, नॉर्मल लेबर, नॉर्मल डिलीवरी जब हुआ है तो मदर के पेरिनियल एरिया की मसल्स का बहुत यूज हुआ है, और पेरिनियल एरिया की मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए कीगल एक्सरसाइज हमने पढ़ा है। तो मदर को कीगल एक्सरसाइज करने का इंस्ट्रक्शन यहां पे देना है। उसके अलावा एक विशेष बात ध्यान रखनी है, और इस बात को ध्यान रखेंगे तो एनक्लेक्स में पोस्टमार्टम पीरियड का जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसे सॉल्व कर पाएंगे। और वो बात ये कि मदर को केयर दे, इंस्ट्रक्शन दे, एडवाइस दे, एक्सरसाइज के लिए बोलें, पर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज इंस्ट्रक्ट ना करें जो एब्डोमिनल मसल्स पे प्रेशर डाले, क्योंकि इट इज द टाइम ऑफ रिकवरी। एब्डोमिनल मसल्स में वो एरिया इन्वॉल्व है जहां पे यूटेराइन फंडस का जो वुंड है वो हील कर रहा है। तो एब्डोमेन शुड बी रिलैक्स। ये स्टेटमेंट है कि whatever the exercise you instruct to the mother, but you have to remain in your mind one sentence that abdominal muscle should be relaxed। वो लैंग्वेज से आपका एमसीक्यू सॉल्व होगा। एक्सरसाइज कुछ भी बता करके आए, पर मदर का एब्डोमेन ना छेड़ के आए। एब्डोमेन शुड बी रिलैक्स। तो ये अपने पास कुछ केयर के एस्पेक्ट थे जो लगातार देखे जा रहे थे। यहां हमने देखा रेस्ट एंड एम्बुलेशन, बावल ब्लैडर ब्रेस्ट, निप्पल कंफ्यूजन। अब इसी में इंक्लूड है कुछ माइनर एलिमेंट्स। माइनर एलिमेंट्स प्रेगनेंसी में भी थे और माइनर एलिमेंट्स पोस्टमार्टम में भी है। पोस्टमार्टम में जो माइनर एलिमेंट्स हैं वो 4 प्रकार के दर्द हैं। पूछिए मत जिंदगी में कितने दर्द हैं, पर यहां पोस्टमार्टम में एक मां को 4 प्रकार के दर्द हैं। वो दर्द क्या क्या है? नंबर 1 ब्रेस्ट पेन, जब पूरी तरह खाली नहीं होता। पेरिनियल पेन, वहां से बच्चा निकला था। बैक पेन, लेबर में बहुत प्रेशर पड़ा था। आफ्टर पेन। तो 4 प्रकार के दर्द हैं। माइनर एलिमेंट्स वो होते हैं जहां आप किसी मेडिसिन का यूज ना बता करके एडवाइजेस इंस्ट्रक्ट करके आते हैं। उनके रिगार्डिंग बात करते हैं सामने। यहां से बहुत अच्छा एमसीक्यू है आफ्टर पेन से। जपमर पांडिचेरी में 2 बार रिपीटेटिवली वो सवाल पूछा गया है। देखते हैं सामने की तरफ क्या हमारे पास है माइनर एलिमेंट्स वाले एरिया में केयर पॉइंट। तो पहले तो आपको दर्द बताते हैं, दर्द कितने प्रकार के हो रहे थे वहां पे।
तो एक मदर ने कहा मुझे हो रहे हैं ब्रेस्ट एक। पेन के लिए टर्म ले लेते हैं अपन एक, तो ये ले लीजिए पेन। तो यहां पे इंस्ट्रक्शन ये देना है कि ये जो पेन है फुल फ्लैश फीडिंग से कोरिलेट है, ये फीडिंग से कोरिलेट है। और उसका इलाज भी क्या है? मैक्सिमम फीडिंग। बच्चे को फीड कराते जाएं, ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड को खाली करते जाएं और हर दर्द से छुटकारा पाते जाएं। तो यहां पे मदर को इंस्ट्रक्शन देना है नॉट टू वरी, नॉट टू हरी, इट इज रिलेटेड टू फीडिंग। तो फीड कराएं, दर्द भगाएं। नेक्स्ट वन, अगले दर्द की चर्चा करें। तो अगले दर्द पे मदर ने नाम दिया पेरिनियल एक, पेरिनियल पेन। तो पेरिनियल एक के लिए भी आपको मदर को एडवाइस देनी है, और वो क्या? ये जो दर्द है ये फुल फ्लैश रिलेटेड है बर्थ प्रोसेस से। जो जन्म हुआ बच्चे का, बर्थ प्रोसेस हुआ, उसमें पेरिनियल मसल्स का काफी इंवॉल्वमेंट हुआ और वहां पे एक्सेसिव स्ट्रेचिंग से पेनफुल सेंसेशन है। यदि आप कंफर्टेबली रेस्ट को फॉलो करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम करने में कैपेबल होंगे। तो यहां भी जनरल इंस्ट्रक्शन देकर के आए, इसका रिलेशन मदर को एक्सप्लेन करके जाएं। और क्या? इट इज रिलेटेड टू बर्थ प्रोसेस। आते हैं अगले तीसरे पेन पे। तीसरा पेन जो मदर बता रही है माइनर एलिमेंट में, वो उससे हो रहा है बैक एक, बैक में पेन। अब बैक एक के लिए कुछ एक्स्ट्रा बात बताई गई है जो आप सुने। बैक मतलब पीछे बैकबोन, वहां पे दो पेन होते हैं, सैक्रल पेन और लंबर पेन। अपने पीछे वर्टिब्रा, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक्स। यदि लंबर पेन है लंबर रीजन में, तो वो लंबर पेल्विस से ऊपर होता है, तो मतलब वो पेन गायनिक कंडीशन के कारण नहीं है, वो ऑर्थोपेडिक पेन है। और यदि मदर को सैक्रल पेन है, सैक्रम मतलब रिलेटेड टू पेल्विक ऑर्गन, तो वो गायनिक पेन है। तो कई बार पेन का एरिया डिसाइड होने से डॉक्टर भी चेंज हो जाता है। यदि लंबर पेन है तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जाएं, सैक्रल पेन है तो गायनिक डिपार्टमेंट में जाएं। ये मदर से आइडेंटिफाई करवाएं, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट मॉडलिटीज अवेलेबल करवाएंगे। तो यहां पे बैक एक में दो लाइनें मेंशन करी गई, और वो क्या? कि यदि ये एरिया सैक्रल का है या ये एरिया लंबर का है, तो आपका ट्रीटमेंट मोड चेंज होगा। सैक्रल पेन है तो वहां पे प्रॉब्लम गायनिक है, पेल्विक ऑर्गन। लंबर है तो वो प्रॉब्लम आपकी ऑर्थोपेडिक वाली है। तो ये इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना। अब आएगा हमारे पास फोर्थ नंबर पेन, और फोर्थ रैंक पे वो इंक्लूड है जहां से अपने पास बहुत अच्छा एमसीक्यू है। क्योंकि एमसीक्यू है तो पहले लगा दिया मार्क और फिर देंगे उस पेन का नाम। तो पेन का नाम यहां मेंशन करता हूं, आफ्टर पेन। अब इस आफ्टर पेन का मीनिंग क्या है और कोरिलेशन क्या है, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे उस चीज को, क्या कोरिलेशन है। आफ्टर पेन जो होते हैं, कहने का मतलब पोस्टमार्टम में यूटेराइन मसल्स के अंदर जो रिकवरी चल रही है उस दौरान फील होने वाले पेन। अब यहां दो सीन है, पहला लैक्टेटिंग नॉन लैक्टेटिंग, और दूसरा है प्राइमी पैरा या मल्टी पैरा। एक एक करके दोनों को बात करते हैं। पहले बात करते हैं पैराइटी की। जो मदर प्राइमी पैरा है, फर्स्ट टाइम है, तो उनकी मसल्स कंपैरेटिवली मल्टी पैरा से स्ट्रांग है। मल्टी पैरा जिन्होंने 2-3-4 बार बर्थ दे दिए, तो उनके मसल्स में लूजनेस आ जाती है, और जो प्राइमी मदर्स हैं उनकी मसल्स में स्ट्रेंथ होती है। जिसमें जितनी स्ट्रेंथ उसकी रिकवरी फास्ट, जिसमें स्ट्रेंथ कम उसकी रिकवरी स्लो। इस बात को ध्यान रखते हुए जो पेन है वो मल्टी पैरा को ज्यादा होते हैं प्राइमी के कंपैरिजन में। मल्टी पैरा को ज्यादा इसलिए क्योंकि उसकी मांसपेशियां कमजोर है, घाव भरने में समय ज्यादा लगेगा, दर्द का एहसास ज्यादा होगा। सेकंड वन, लैक्टेटिंग नॉन लैक्टेटिंग। जो मदर फीड करवाती हैं लैक्टेटिंग,
उनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। स्टेप नंबर 3 गैलेक्टोकाइनेसिस। जो मदर फीड करवाती हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवा के पेन करवाता है। और जो मदर फीडिंग नहीं करवाती, नॉन लैक्टेटिंग, उनमें कोई ऑक्सीटोसिन नहीं तो कोई पेन नहीं। तो ज्यादा पेन किससे होगा? लैक्टेटिंग को। तो आफ्टर पेन ज्यादा किसमें होता है? समरी में आपने 2 मदर बताई। एक मदर कौन सी? लैक्टेटिंग, और दूसरी कौन सी? मल्टीपैरा। और अब झेलें जिप्मर पांडिचेरी का सवाल। जिप्मर पांडिचेरी का सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिवन इनटू द ऑप्शन हैव कंप्लेंट सीवियर आफ्टर पेन। 4 ऑप्शन देता हूं, आप बताना किसे पेन ज्यादा होगा। ऑप्शन सामने बोर्ड पे बैक टू बैक मैं लिख देता हूं। एक नाम दिया G3P3 लैक्टेटिंग, G4P4 लैक्टेटिंग, वापस से G3P3 लैक्टेटिंग और G4P4 नॉन लैक्टेटिंग। सॉरी ये दोनों नॉन लैक्टेटिंग आ जाएंगे। तो बात ये चल रही है 4 में से 2 ऑप्शन लैक्टेटिंग है, 2 नॉन लैक्टेटिंग है। तो गायब किसे कर दो? पहले नॉन लैक्टेटिंग वालों को। पेन ज्यादा किसमें होगा? लैक्टेटिंग में। तो नीचे के 2 ऑप्शन आपने कर दिए क्रॉस। अब देखें ऊपर, ज्यादा बच्चे पैदा किसने किए? P3 ने या P4 ने? तो आंसर है P4 ने। तो जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा मल्टीपैरा, और जो फीड करवाएगा लैक्टेटिंग, उससे आफ्टर पेन ज्यादा होंगे। तो ये सारी बातें अभी तक यहां पर जो करी गई वो शामिल थी हमारे पोस्टनेटल केयर में, या यूं कहें आज के लेक्चर को जो अपन ने शुरू किया नॉर्मल पोस्टपार्टम की कैटेगरी के तहत कि डिस्कस करेंगे पोस्टनेटल केयर, वो यहां कंप्लीट होता है। क्या क्या डिस्कस किया गया तो उसे बोर्ड पर देखें। नंबर 1 पोस्टनेटल केयर, जनरल इंस्ट्रक्शन रेस्ट और एम्बुलेशन के, उनके फायदा नुकसान, बावल ब्लैडर ब्रेस्ट में फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ब्रेस्ट के अंदर थेरेपी हॉट एंड कोल्ड, निप्पल कंफ्यूजन का फंडामेंटल प्रिंसिपल, देन कम्युनिटी पोर्शन, एंड लास्ट वन माइनर एलिमेंट्स। यहां तक का पोर्शन नॉर्मल पोस्टपार्टम कहलाता है। कल का लेक्चर फिजियोलॉजिकल चेंज, आज का लेक्चर पोस्टनेटल केयर, नॉर्मल पोस्टपार्टम कहलाता है। और इस नॉर्मल के बाद में जिसका नाम आता है वो सामने बोर्ड पे एबनॉर्मलिटीज ऑफ द पिपेरियम या एबनॉर्मल पोस्टपार्टम। पहले यह पता हो नॉर्मली क्या क्या चलता है, और फिर अपन डायग्नोस करेंगे कितने प्रकार की एबनॉर्मलिटीज यहां पे आ सकती। तो हेडिंग अपने पास सामने अवेलेबल, एबनॉर्मलिटीज ऑफ द पोस्टपार्टम। शुरुआत करते हैं इसके बारे में। शुरुआत करेंगे सबसे पहले 2 लाइनों को लेके। मैं आपसे पुटअप करूंगा, फिर आंसर भी सोचेंगे आप लोग या दिखाएंगे आपको। एक बोलता हूं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ पोस्टपार्टम, एक कहता हूं मोस्ट सीवियर प्रॉब्लम ऑफ पोस्टपार्टम। नंबर 1 मोस्ट कॉमन, जो हर 10 में से 7 फीमेल को हो जाती है। मोस्ट सीवियर, यदि हो गई तो जान पे आफत बन जाएगी। ऐसे ही 2 सवालों की लाइनों के जवाब देंगे इस एबनॉर्मल पोस्टपार्टम के इंट्रो में। सामने बोर्ड पर हेडिंग अवेलेबल अबाउट, और अबाउट के अंदर आपको देने हैं 2 सेंटेंसेस के जवाब। नंबर 1 मोस्ट कॉमन कंप्लेन ऑफ पोस्टपार्टम या मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटी, और फिर आएगा मोस्ट सीवियर एबनॉर्मलिटी। क्या है इन दोनों के जवाब? तो जवाब सुन के जाएं, क्योंकि कल अपन ने इंट्रो में सीखा था कि पोस्टपार्टम के अंदर फंडामेंटल प्रोसेस डैमेज का होता है। तो उस लिहाज से हर फीमेल को जो हो सकता है वो है इंफेक्शन। बॉडी में डैमेज चल रहा है, वुंड बना है, डिस्चार्ज निकल रहे हैं, इम्यूनिटी लो है, तो हर फीमेल को हो सकता है इंफेक्शन। और सीवियर की बात करें तो जवाब जाएगा पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, क्योंकि ब्लड लॉस हुआ, अनकंट्रोलेबल हुआ तो शॉक से मदर की डेथ भी हो सकती है। तो 2 लाइनों के जवाब, हर फीमेल को जो हो सकता है
वो डैमेज के कारण, इन्फेक्शन, और सबसे खतरनाक जानलेवा जो होता है वो आंसर अपने पास पीपीएच। तो पोस्टमार्टम की एबनॉर्मलिटीज को आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उस इंट्रोड्यूस में 2 लाइनें आपके सामने हैं। अब एबनॉर्मल पोस्टमार्टम करके भी एलक्लेक्स में एक लेक्चर है और वहां पे जो पहला एमसीक्यू है उसका सॉल्यूशन सामने सुन के जाए। और वो क्या कंडीशन है? फर्स्ट डे वाइटल। फर्स्ट डे वाइटल आपको यह पता होगा तो आप डायग्नोज कर पाएंगे कि मदर नॉर्मल क्राइटेरिया में है या एबनॉर्मल में। फर्स्ट डे के वाइटल साइन, नंबर 1, फर्स्ट डे मदर को ब्रेडिकार्डिया होता है क्योंकि पूरी बॉडी में 24 आवर का रेस्ट पीरियड चल रहा है। लेबर में जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर के मदर थक चुकी है तो पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन से ब्रेडिकार्डिया, स्लो डाउन। सेकंड 1, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि लेबर के समय और अभी डिस्चार्ज के समय बॉडी में डिहाइड्रेशन है। तो फर्स्ट डे के वाइटल साइन है पहले दिन इंक्रीज टेम्परेचर और ब्रेडिकार्डिया, और ये नॉर्मली हर पोस्टमार्टम मदर में होते हैं। तो इन्हें देख करके आपको घबराना नहीं है कि वो एबनॉर्मलिटी में, ये तो नॉर्मल है कि पहले दिन आपको ब्रेडिकार्डिया होना और आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना जायज सी बात है। इनको आप एबनॉर्मलिटी में काउंट नहीं करेंगे। यदि ये ब्रेडिकार्डिया या टेम्परेचर वेरिएशन आगे भी कई दिनों तक उपलब्ध रहे तो एबनॉर्मलिटी में जाएंगी, पर पहले दिन इंक्रीज टेम्परेचर और ब्रेडिकार्डिया नॉर्मल रेंज बताएंगी। अब यहां देखते हैं अपन एबनॉर्मलिटी में क्या क्या शामिल है। आज के लेक्चर में इंक्लूड करेंगे पोस्टमार्टम एबनॉर्मलिटी में आने वाली छोटी छोटी टर्म, वो सारी टर्म जो बनी है उनको लेके आज का डिस्कशन चलेगा। बड़ी जो सीवियर कंडीशन है, नाम बोर्ड पे जिसका ये है, वो अपने अगले लेक्चर का हिस्सा होगा। पर आज का लेक्चर छोटी टर्मिनोलॉजी के साथ उस कैटेगरी में जो नाम आ रहे हैं सामने बोर्ड पर, पहला अवेलेबल कॉम्बिनेशन पायरेक्सिया और सेप्सिस। इस कॉम्बिनेशन को लेकर डिस्कस करते हैं। तो ये टर्म क्या बोलना चाहती है वो शब्द बताएं। पायरेक्सिया सिर्फ फीवर, सेप्सिस वहां पे इंफेक्शन। इन दोनों की एग्जैक्ट लैंग्वेज है, डेफिनेशंस है, उन्हें आप फॉलो करेंगे। गौर से सुने। पहले दिन टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो नॉर्मल है। नेक्स्ट, शुरुआत के 10 दिन तक बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। शुरुआत के 10 दिन तक या शुरुआत के 10 दिन में कभी भी बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ, सिर्फ टेम्परेचर ज्यादा हुआ, उसके अलावा कोई लक्षण नहीं दिखा, तो वो पायरेक्सिया। अब बॉडी टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हुआ, पूरे 42 दिन में कभी भी हुआ, और इंक्रीज टेम्परेचर के साथ शरीर में इंफेक्शन के और भी सिम्टम, वेजाइनल डिस्चार्ज, पेल्विक पेन, ये सब आए, तो वो सेप्सिस है। तो 3 स्टेटमेंट आपके पास बैक टू बैक। पहले दिन टेम्परेचर ज्यादा होना नॉर्मल, शुरुआत के 10 दिन में 38 डिग्री से ऊपर होना पायरेक्सिया, पूरे 42 दिन में कभी भी 38.5 से ज्यादा होना सेप्सिस कहलाता है। वो टर्म सामने बोर्ड पे डेफिनेशन से डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा गया है। तो लेके आते हैं, ये जो पायरेक्सिया है यहां आप क्या मेंशन करोगे? पायरेक्सिया में टेम्परेचर कितना बताया? 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, और कब बताया? पूरे 10 दिनों में कभी भी, विद इन 10 डेज। सेप्सिस क्या बता रहे थे? सेप्सिस बोल रहे थे टेम्परेचर कितना ज्यादा हुआ? 38.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, कब? पूरे 42 दिनों में कभी भी, और उसके अलावा लक्षण भी हो, विद इन्फेक्शियस सिम्टम। तो ये कंडीशन अपने पास जो होती है वो सेप्सिस को बताती है।
ये सिंपल से सिर्फ टेम्परेचर राइजिंग पायरेक्सिया को बताती है, और पहले दिन में टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो आपको बता दिया नॉर्मल होता है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल यहां से एमसीक्यू लेके आया है। जब भी एमसीक्यू आता है ये हरे कलर का मार्कर क्वेश्चन बनके खड़ा हो जाता है, तो जवाब लेके जाएं। क्या एमसीक्यू है? मोस्ट कॉमन पोस्टपार्टम सेप्सिस किसका? इंफेक्शन होता है तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? तो आज के लेक्चर में गौर किया हो तो आपने जो रेस्ट वाला इंस्ट्रक्शन मदर को केयर में दिया था, वहां समझाया था घाव भरने दे नहीं तो पक जाएगा, और क्या नाम था उसका? एंडोमेट्राइटिस। सवाल है मोस्ट कॉमन इंफेक्शन ड्यूरिंग पोस्टपार्टम, तो आंसर देके आना है उसी जगह का होगा जहां पे हीलिंग चल रही है, और वो एंडोमेट्रियम है। तो मोस्ट कॉमन इंफेक्शन ड्यूरिंग पोस्टपार्टम, नाम क्या अपने पास में? एंडोमेट्राइटिस। एबनॉर्मल पोस्टपार्टम में पायरेक्सिया और सेप्सिस जैसी दो टर्म के बाद हमारे पास चार नाम बैक टू बैक आते हैं, और भी छोटी टर्म्स के। वो कौन कौन से हैं उन्हें देखें, सामने बोर्ड पे अवेलेबल। चार नाम बैक टू बैक। एक कंडीशन मैस्टाइटिस, सेकंड वन सिस्टाइटिस, थर्ड वन हेमाटोमा, फोर्थ वन ओविले सब इन्वोल्यूशन। और इंटरेस्टिंग बात, इन चारों से ही हर लाइनों में एक एक सवाल आपको मिलेगा। आपको यहां पे सामने बताएंगे हर चार स्टेटमेंट से एक एमसीक्यू। नंबर वन, मैस्टाइटिस। पोस्टपार्टम मैस्टाइटिस इंडिकेट करता है एक ऐसी कंडीशन जब प्रॉपर फीडिंग ना होने से ब्रेस्ट में भारीपन की, एंगोर्ज की कंडीशन डेवलप हो जाए। और वहां पर सवाल यह बनता है बेस्ट इंटरवेंशन। बेस्ट इंटरवेंशन क्या होगा पोस्टपार्टम मैस्टाइटिस के लिए? तो जवाब है खाली करो। खाली करो, बच्चे को बहुत फीड कराओ, और बच्चा धाप जाए तो वहां पे ब्रेस्ट पंप टेक्निक से उसे एम्प्टी करो। तो मैस्टाइटिस का एकदम फंडामेंटल इंटरवेंशन है एम्प्टी द ब्रेस्ट। और ब्रेस्ट एम्प्टी के लिए क्या कर सकते हो? इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग और यूज ब्रेस्ट पंप टेक्निक, एम्प्टी द ब्रेस्ट। नेक्स्ट वन, अगला नाम लिखा हुआ है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन, वहां पे इंफेक्शन। तो उसके लिए एक बात बताई गई है, मेडिकल साइंस में जनरल प्रैक्टिस है, जब भी ऊपर का या नीचे का संक्रमण हो जाए, जब भी ऊपर का या नीचे का संक्रमण हो जाए, ऊपर का मतलब यूआरटीआई और नीचे का मतलब यूटीआई, ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, नीचे यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, तो इन दोनों की दवाई भी सेम होती है, जनरल इंटरवेंशन भी सेम होता है। जनरल इंटरवेंशन है पानी पियो, खूब पानी पियो, पानी पियो, क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर सिस्टाइटिस रिलीव के लिए आपको जवाब देना है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, जितना आप करते आ रहे हो उससे ज्यादा करो। तो सिस्टाइटिस के लिए भी सिंपल वन लाइनर एमसीक्यू, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, जितना पियोगे उतनी धुलाई होगी, उतनी सफाई होगी। चलिए आगे, नेक्स्ट वन, अगली समस्या क्या लिखा हुआ? हीमाटोमा। अब हीमाटोमा का मतलब क्या होता है? स्किन में, चमड़ी में ब्लड का क्लॉट बन जाना। तो यहां से सवाल बैक टू बैक ये बनते हैं कि पोस्टपार्टम में पूरे महिला के शरीर में वो कौन सी चमड़ी है जहां पे खून जम गया? तो जवाब है जहां से बच्चे का जन्म हुआ, वहां पे एक्सेसिव स्ट्रेच से, मांसपेशी फटने से चमड़ी में खून जम गया। तो मोस्ट कॉमन हेमाटोमा ड्यूरिंग पोस्टपार्टम कौन सा? वल्वल हेमाटोमा। वल्वल मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, वल्वल हेमाटोमा। नेक्स्ट वन, कोई भी हेमाटोमा जब बनता है, ब्लड का कलेक्शन होता है, तो फील करने पे कैसा दिखता है? तो फीलिंग कैसी होती है? हमेशा वार्म, गर्म होती है। तो यहां पे लिखेंगे वार्म फीलिंग। और जब हो रही हो फीलिंग वार्म, तो इलाज में थेरेपी कौन सी? हॉट या कोल्ड? तो आंसर दे देंगे वहां पे आइस एप्लीकेशन। तो ये तीन
बैक टू बैक स्टेटमेंट जो दिए गए आपको हेमाटोमा के लिए पूछे जा सकते हैं कि मोस्ट कॉमन हेमाटोमा वाला एरिया कौन सा, वल्वल हेमाटोमा। फील करने पे कैसा मिलेगा, वार्म या कोल्ड। आंसर वार्म। अकॉर्डिंग टू वार्म थेरेपेटिक इंटरवेंशन क्या देने जाएंगे, कोल्ड एप्लीकेशन, आइस एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन, नाम आ रहा है सब इन्वॉल्यूशन। कल आपने एक टर्म पढ़ी थी इन्वॉल्यूशन, जो बताती थी कि पोस्टमार्टम में हर एक इंडिविजुअल ऑर्गन अपनी किस नॉर्मल रेंज में सही होता है। यहां मिल गया सब इन्वॉल्यूशन। सब का मतलब होता है कम, डाउन। जो काम चल रहा था वो अपने तय समय पर नहीं हो। यूट्रस का आकार 10 दिन में सही होना था, 20 दिन तक सही ना हो। सर्वाइकल डायलेशन 7 दिन में क्लोज होना था, 14 दिन तक क्लोज ना हो। तो ऐसे करके जो काम फिक्स टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होना चाहिए था, यदि वो ना हो मतलब वो काम रुक गया। और रुकने का कारण पूछते हैं सिर्फ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब इन्वॉल्यूशन, तो एक ही नाम है, इंफेक्शन, संक्रमण। सब कुछ सही हो रहा था, चल रहा था, पर इंफेक्शन ने वर्क कुछ देर के लिए रोक दिया। तो सब इन्वॉल्यूशन का मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाता है और मोस्ट कॉमन कॉज इंफेक्शन कहलाता है। तो हमारे पास एबनॉर्मल पोस्टमार्टम की कैटेगरी में जो टर्म सामने आ रही है वो 4 छोटे छोटे बेसिक एमसीक्यू का प्रेजेंटेशन भी लेकर के आ रही है। मैस्टाइटिस है तो खाली करो, सिस्टाइटिस है तो पानी पियो, हेमाटोमा है तो आइस एप्लीकेशन, सब इन्वॉल्यूशन है तो उसका कारण इंफेक्शन। अब यहां पे इसी एबनॉर्मलिटीज के अंदर और ऐड करके बताया जाएगा आपको कंडीशन जिसमें शामिल होती हैं कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। पोस्टमार्टम के अंदर ही एक मदर को एबनॉर्मलिटीज में कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। वो क्या है उनको डिस्कस करते हैं। 3 नाम आते हैं साइकेट्रिक प्रॉब्लम इन द पोस्टमार्टम। उनमें 3 नाम है। पहले नाम मैं बैक टू बैक बोर्ड पे मेंशन करूं तो वो ये 3 कंडीशन, एक नाम है ब्लूज, एक नाम डिप्रेशन और एक नाम साइकोसिस। साइकेट्रिक के अंदर इन सभी टर्म्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे, पर यहां पर तीनों को एक बार स्ट्रेस लेवल से कोरिलेट करके पढ़ें। यदि कोई स्ट्रेस लेवल आपको है, स्ट्रेस है आपको, वो कुछ समय के लिए हो, थोड़े समय के लिए, कुछ दिनों के लिए हो, स्ट्रेस में चल रहा हूं, तो वो चीज कहलाती है ब्लूज। यदि वो स्ट्रेस कुछ दिनों तक नहीं, महीनों तक बना रहे, आपकी तो आदत ही ऐसी हो गई महीनों तक बना रहे, वो कहलाता है डिप्रेशन। और फिर एक कंडीशन, जब आदमी परमानेंट उस स्ट्रेस में ही जीना शुरू कर दे, सालों तक वैसा ही रहे, तो नाम साइकोसिस। मदर के साथ कंप्लेंट ऐड करते हैं। पोस्टमार्टम 42 दिन का था। मदर ने पोस्टमार्टम में आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या हो रहा है, ये डिस्चार्ज रिलीज हो रहे हैं, लोकिया रिलीज हो रहा है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, बच्चा फीड कर रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, स्ट्रेस रहा शुरुआत के कुछ दिन तक, तो मदर को बोलेंगे ब्लूज। नेक्स्ट, मदर को स्ट्रेस रहा कि जब तक ये पूरा पोस्टमार्टम खत्म नहीं हो जाता तब तक डिप्रेशन में, समस्या में रहूंगी। महीनों तक बात चली, वो डिप्रेशन। और यदि उस मदर को शॉक लग जाए, ये भी क्या जीवन है, पहले नॉर्मल फीमेल, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर प्रेगनेंसी, फिर 9 महीने, मल्टीपल चेंजेस, लेबर पेन, डिलीवरी रूम, प्लस पोस्टमार्टम शुरू, लैक्टेशन वाली बातें, एक जीवन में 1 साल में इतना सारा घटित हो गया, शॉक लग गया, सालों तक स्ट्रेस मेंटेन रहा, कंडीशन साइकोसिस। तो यहां पे एक बहुत ही सुंदर लाइन के द्वारा बताया जा सकता है, वो क्या, ब्लूज के अंदर बात करते हैं दिनों से लेकर
सप्ताह तक, सप्ताह से लेकर के महीनों तक, महीनों से लेकर के सालों तक यदि आपके स्ट्रेस लेवल को मेंटेन रखा जाए तो उन्हें इन 3 नाम से रिप्लेस किया जाता है, ब्लूज, डिप्रेशन, साइकोसिस। तो अभी तक जो डिस्कस करी वो कहलाती है सारी अबनॉर्मल पोस्टपार्टम की टर्मिनोलॉजी, जहां शामिल थे पोस्टपार्टम पायरेक्सिया, सेप्सिस, मैस्टाइटिस, सिस्टाइटिस, हेमाटोमा, सब इन्वॉल्यूशन, साइकेट्रिक प्रॉब्लम। ये सारे छोटे मोटे जो एबनॉर्मलिटीज थी उन सबको सल्टा करके अपन प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे कल के लेक्चर का, जहां पे डिटेल में डिस्कस होगा द मोस्ट सीवियर कंप्लेंट ऑफ पोस्टपार्टम, नेम पोस्टपार्टम हेमरेज। आज इन सारी छोटी टर्मिनोलॉजी को एंड करके हम कल का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर पाए हैं, जो आप पूरा डेजिग्नेशन कल का लेक्चर पीपीएच को बेस बना के रहेगा। आज अपन ने जिन छोटे पॉइंट्स को लेकर डिस्कस किया उनमें शामिल थे पोस्टनेटल केयर और एबनॉर्मल पोस्टपार्टम की टर्मिनोलॉजीज। एक बार गो थ्रू हो जाए, क्या आपने आज के लेक्चर में देखा? तो नेक्स्ट, सबसे पहले आपने केयर देखी, वहां रेस्ट एम्बुलेशन का मीनिंगफुल प्रमोशन प्रिवेंशन मेथड, बावल ब्लैडर ब्रेस्ट में फंडामेंटल इंटरवेंशन और ब्रेस्ट में 2 थेरेपी, निप्पल कंफ्यूजन में बेबी का डायवर्जन और माइनर एलिमेंट में कई सारे पेन जहां पर इंपॉर्टेंट थे आफ्टर पेन। देन हम आए एबनॉर्मलिटीज पे, टर्मिनोलॉजी पे। सबसे पहली चीज ये कि फर्स्ट डे के वाइटल साइन पता होना जो नॉर्मल होते हैं, उसके बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे इन 2 टर्म्स को, पायरेक्सिया, सेप्सिस। टेम्परेचर रीडिंग भी अलग है और ड्यूरेशन भी अलग है। आफ्टर दैट 4 स्मॉल कंडीशन जिनमें 1 लाइनर इंटरवेंशन। साइकेट्रिक प्रॉब्लम को आपने देखा तो वहां पे 3 कंडीशन, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से डिवीजन, एंड देन ये अपने पास कंडीशन जिसे कह सकते हैं मोस्ट सीवियर कंडीशन ऑफ पोस्टपार्टम। इसको लेकर के बहुत सारी बातें करी जाएगी कल के लेक्चर में। फिलहाल आज के लेक्चर में जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन मिली आपको, उन्हीं के साथ खत्म करते हैं आज का ये पूरा एपिसोड। धन्यवाद।